किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। चौपाल चर्चा यानी जहां पर हम चौपाल में जाते हैं, अपने चौपाल सजाते हैं और किसानों से और अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। लेकिन कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और आप भी कहीं भी भीड़ न लगाएं, इकट्ठे ना हो ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन तब भी जानकारी तो आप तक पहुंचानी है और इस संक्रमण के बावजूद भी जिंदगी तो नहीं ठहरेगी, कृषि कार्य भी बढ़ेंगे, हमारे किसान खेती किसानी भी करेंगे और ऐसे में उन्हें जानकारियों की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसीलिए हम चौपाल चर्चा का ये नया रूप लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जहां एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप किसानों से हम ऐसे जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, भले ही आप तक हम वैसे ना पहुंच सके, हमारी टीम आप तक ना पहुंचे, लेकिन जानकारी जरूर आप तक पहुंचेगी। तो आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें, आज का हमारा विषय है परंपरागत कृषि विकास योजना और इसमें खास तौर पर हम जैविक खेती पर आज आपको जानकारी देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। रसायनों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण किसान अब खेती करने के लिए पारंपरिक या जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, भेड़ बकरियों की मेंगनी, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट शामिल है। इसके अलावा अब किसान फसल अवशेषों को भी खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। इससे फसल को पर्याप्त पोषण तो मिलते ही हैं, साथ ही फसल अवशेषों का समुचित उपयोग भी हो जाता है। इसके लिए ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, घास फूस, अरहर और सूरजमुखी फसलों के अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल कटाई के बाद या दराई के बाद बचे अवशेषों को जुताई कर खेत में ही मिला दिया जाता है, जो मिट्टी में सड़कर पोषक तत्वों में इजाफा करते हैं। इसके अलावा खेतों में हरी खाद को उगाकर और फिर उन्हें मिट्टी में मिलाकर भी उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया को उगाकर हरी भरी अवस्था में ही हल चलाकर खेत में मिला देते हैं। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह अपनाए गए उपायों से मृदा में जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक में सकारात्मक बढ़ोतरी होती है, जिससे खेत में बोई जाने वाली फसलों को पर्याप्त खुराक मिल जाती है और उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो भी आपने जाना कि जैविक खेती के कितने फायदे हैं और हमारे किसान भी बड़ी संख्या में जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। अगर अभी तक आप इसके बारे में नहीं सोच पाए हैं तो ज़रूर आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप फैसला ले पाएंगे और शायद आपको आपके फैसले में आसानी भी होगी। आपके मन में जो सवाल होते हैं, जो आशंकाएं होती हैं, उनके जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो आज के एक्सपर्ट जो है उनसे मुलाकात करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेम सिंह, आप सह प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेम सिंह जी आपका कार्यक्रम में। हेम सिंह जी, जैसा कि हम बात करें जैविक खेती के बारे में, और ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन बीच में हमने देखा कि हमने अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल किया, उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले और धीरे धीरे अब किसानों का झुकाव फिर इसकी तरफ हो रहा है। तो हमारे वो किसान जो आज के युवा किसान हैं, जो कि जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहते हैं, या फिर पुराने किसान भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएं। जो किसान भाई हमारे जैविक खेती करना चाहते हैं, तो आज हम ये बताएंगे कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों। तो जो अब तक हमारे किसान भाई थे, पहले पुराने समय में कोई नया काम ये नहीं है, बहुत पुराने समय में जैविक तरीके से खेती जाती थी
और हमारे देश का ये हिस्सा रही है। बहुत बड़े हिस्से में हमारा जो जैविक खेती का हमारा कार्यक्रम चलता था। लेकिन आज जो किसान भाइयों में बहुत सारे जो कृषि रसायन है, एग्रो केमिकल्स जिन्हें कहते हैं, कृषि रसायनों का बहुत अत्यधिक प्रयोग किया। वो किसके लिए, वो खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया हो, चाहे बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया गया हो, चाहे कीटों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया गया हो। तो जो रसायन हमने फसलों में डाले थे, उस रसायन का कुछ मात्रा, अवशेष, रेजिड्यू, उस प्रोडक्ट जो भी उसमें उत्पाद हुआ, उस उत्पाद में उसका रेजिड्यू चला गया और उस रेजिड्यू को फिर क्या हुआ कि वो फूड में चला गया। फूड से जब हमारे ह्यूमन बीइंग में गया, आदमी में जब पहुंचा, तो उसने बहुत सारी बीमारियां डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी बीमारियों का विकास हुआ, जैसे कैंसर है, स्किन इरिटेशन है, अर्ली हार्ट फेलियर है और बहुत सारे लंग्स फेलियर है। वो बहुत सारी जो डिजीज है वो इसी के जो एग्रो केमिकल्स का अत्यधिक उपयोग हुआ और वो हमारे फूड चेन में आ गया, हमारा जो फूड मटेरियल है। तो इससे बचने के लिए, इससे कैसे बचाया जा सके, या इससे हमारे किसान भाई या जो हमारा मानव समाज है उसके लिए हमें इस कीट ने जो भी जितने भी रेजिड्यू हैं जो हानिकारक है उसके लिए, उनसे बचने के लिए हम जैविक खेती का तरफ जाना जरूरी। जैविक खेती से जो जैविक उत्पाद होगा, जो जैविक उत्पाद होगा, तो उसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, उसके जो बॉडी पर है वो किसी तरह का, इस तरह की बीमारियों का डेवलपमेंट नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसलिए हम जैविक खेती करना चाहते हैं। हमारे किसान भाई को हम सलाह देते हैं कि वो जैविक खेती करें और उससे जो कीटनाशकों का या जो एग्रो केमिकल्स हैं, जो खेती में डालने वाले रसायन है, उनका कम से कम प्रयोग करें। जी बिल्कुल। और उसके बिना खेती हमारे किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छी उपज ले सकते हैं। एक मन में आशंका रहती है कि जैविक खेती अगर हम करेंगे तो हमें उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे किसानों के मन में उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देना हमारा आज का मकसद भी है। जैविक खेती आज के समय की मांग बन गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह की बीमारियां हर तरफ फैली हुई हैं और जो रसायन है उससे ना सिर्फ हमें इसका जो दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि मिट्टी की जो सेहत है वो भी बिगड़ रही है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। इसीलिए लगातार हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी किसानों को कहते रहते हैं कि जैविक खेती अपनाएं और इसके बाजार में दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। और कौन कौन सी बातें इससे जुड़ी हुई, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे हिम सिंह जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। हमारे साथ हेम सिंह जी जुड़े हुए हैं चौपाल चर्चा में। हेम सिंह जी, जैसा कि आपने बताया हमें ब्रेक से पहले कि ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन अब हमें इसे फिर से अपनाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जैविक खेती के फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन किसानों के मन में कई सवाल भी उठते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैविक खेती को अपनाने से उनकी पैदावार घट जाए और जो लागत है वो भी ना निकले। इस तरह की आशंकाएं भी रहती है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो किसान अभी जैविक खेती नहीं कर रहे हैं वो इसकी शुरुआत कैसे करें। हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें ये इस तरह का दिमाग में उनके रहता है कि यदि हम जैविक खेती करेंगे या हम जैविक खेती अपनाएंगे तो हमें उसका जो उत्पादन है बहुत कम मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि कुछ समय के लिए तो उत्पादन कम मिलेगा। जब हम उसमें जो जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जैसे गोबर की खाद है या हमारी जो पत्तियां पड़ी हुई हैं उससे हम डीकम्पोजर यूज करके उसको डीकम्पोज करके खेत में उपयोग करेंगे। और दूसरा हमारा जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी हमारे किसान भाई बना के हम जमीन की जब हम उर्वरा शक्ति को उस लेवल तक ले आएंगे, जब बढ़ जाएगी तो हमारे किसान भाइयों का उत्पादन भी उतना ही मिलेगा जितना कि रासायनिक के प्रयोग से होता है। और यदि रसायनों का प्रयोग का दुष्प्रभाव का जानना चाहते हैं तो मैं किसान भाइयों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बहुत छोटा प्रदेश है पंजाब, जिसमें केवल 2% एरिया है। जी बिल्कुल। वहाँ देश का 18% जो है एग्रोकेमिकल जो कृषि रसायन का उपयोग होता है, उसका परिणाम आप देखेंगे किसान भाइयों तो वहाँ हर घर में 1-2 कैंसर पेशेंट है, हर गांव में 300 से 400, 500 कैंसर पेशेंट हैं। उसका रिजल्ट ये है कि एक भटिंडा से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, तो उसमें वो ट्रेन में टोटल शाम को चलती है, पूरे कैंसर पेशेंट भर के जाते हैं, कैंसर के जो मरीज हैं वो भर के जाते हैं और उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है क्योंकि वहाँ बीकानेर में एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर की दवाई उपलब्ध कराता है। इसी तरह यदि हमारे देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं जिसमें कि एग्रोकेमिकल्स का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, यदि उन्होंने अपने आप को या तो इसे धीरे धीरे कम करें, नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़े, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम बहुत छोटे छोटे काम करके हमारे किसान भाई इसका हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर हमारा आप बना भी सकते हैं, जीवामृत के नाम से है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि 2 किलोग्राम चने की दाल जिसे बेसन हम बोलते हैं, 25 से 30 किलोग्राम हम लेंगे, उसमें जो है गोबर की खाद, ठीक, 2 किलोग्राम गुड़ डालेंगे और 250 ग्राम हम जो बहुत पुराना बट वृक्ष जिसे बोलते हैं 100-200 साल पुराना, जहां कभी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया हो, वहां से 200 ग्राम मिट्टी लेंगे। उस मिट्टी में हमारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया एंड अदर्स, तो इसको हम 1 सप्ताह तक छायादार स्थान में रखेंगे और उलटते पलटते रहेंगे और इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद इसको हम पूरे 1 एकड़ खेत में डाल के हम उसका करें तो उसमें जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। जी। इसी तरह हम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं और जो बहुत सारे कीट प्रबंधन है, कीट लग जाते हैं, उसके लिए हम जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करें। रासायनिक कीटनाशियों की जगह हम जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करें तो इसमें बहुत सारे परजीवी, परभक्षी आदि मिलते हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक ट्राइकोकार्ड है, ट्राइकोकार्ड जितने भी बोरर लगते हैं, छेदक लगते हैं, जैसे गन्ने की फसल का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें रूट बोरर, फ्रूट बोरर, टॉप बोरर, तना छेदक, बहुत सारे लगभग एक दर्जन के लगभग लगते हैं। तो उसके लिए हम 1 से 2 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें 10 दिन के अंतराल पे, तो ये हमारा उसमें किसी भी रासायनिक कीटनाशक को डालने की आवश्यकता नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये तो बात हुई कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे जैविक खेती कर सकते हैं, कीटनाशक कैसे तैयार कर सकते हैं जैविक तरीके से, खाद कैसे हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि जो किसान अभी तक जो जैविक खेती से नहीं जुड़े हैं और जो रसायनों वाली खेती कर रहे हैं और वो जैविक खेती अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें अभी से कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि एकदम तो उनका खेत रसायन मुक्त हो नहीं जाएगा और उनको फसल भी चाहिए, तो कितना समय लगता है और कहां से वो शुरुआत करें इसके लिए? जो हमारे किसान भाई जो अभी तक जैविक खेती से नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो उनके पास जितनी जमीन है उसके पूरे पार्ट को वो करें। वो धीरे धीरे डेवलपमेंट पार्ट्स में, जैसे किसी किसान भाई के पास 4-5 एकड़ जमीन है तो पहले वो 1 एकड़ में उसको स्टार्ट करें।
जी जी। और 1 एकड़ में स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी जो उसके पास बहुत सारे वो संसाधन होते हैं जिससे कि वो खाद बना सकता है, लेकिन किसान करता क्या है, तो कुआली आई तो उसे जला दिया, गन्ने की पत्ती आई तो उसे जला दिया। उसे जलाने की जरूरत नहीं है। वो एक पिट को बनाए, गड्ढा बनाए, उसमें उसे डाले और ये जो जीवामृत बनाया है उस जीवामृत को डाल के उसे डिकम्पोज कर, डिकम्पोज जब हो जाएगा तो वो खाद बन जाएगी। उसको खेत में डालने के बाद उसका उपयोग करें। किसान भाई के बाद यदि पशु है तो कुछ उसका पशुओं का जो काउडंग है, गोबर है, उसे लेते हैं और कुछ पत्तियां लेते हैं और कुछ केंचुए हम लेते हैं जो केंचुए उसमें मिक्स कर देते हैं। जी जी। और उसमें नमी बनाए रखते हैं जिससे कि वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। वो आपको 1 टन, यदि आपको 10 क्विंटल खाद डालना है वैसा वाला, तो इसमें आप 1 क्विंटल डाल दें तो वो आपको पर्याप्त मात्रा में उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सभी तत्व मिलेंगे। जी जी। तो उसमें उसका जो अनुभव होगा, जो उत्पादन होगा, वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो वो अगले समय में वो हो सकता है कि 1 के बजाय 2 एकड़ पे आए और फिर हो सकता है। दूसरा ये है कि जो उत्पाद उसका होगा, उस उत्पाद का बाजार में उसे अधिक मूल्य मिलेगा। जी जी, पहले बिल्कुल। समय नहीं था, लोग नहीं समझते। आज तो ऑर्गेनिक और हेल्थ के नाम पर लोग दोगुने पैसे पर ऑर्गेनिक उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार। जी, बस उन्हें बिल्कुल। इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो उत्पाद वास्तविक में ऑर्गेनिक है या नहीं। जी हेम सिंह जी, यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस बात को हम पूरा करेंगे। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, चौपाल चर्चा जारी है। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में और हेम सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम में। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। डॉक्टर हेम सिंह हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि आपको जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर हेम सिंह जी, आपके पास मैं फिर से आती हूँ। जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो जैविक जो उत्पाद हैं उसके लिए अच्छा दाम देने के लिए तैयार हैं, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, जागरूक हैं, इसीलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें ये लगता है कि जैविक खेती करेंगे तो कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, आशंका जो रहती है, तो इसके बारे में उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि उपभोक्ता ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो उत्पाद है वो वाकई में जैविक है, तो इसके लिए हमारे किसानों को किस तरह की बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? इसमें मैडम जो किसान भाई हैं हमारे, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि हमने जिस खेत के लिए जैविक खेती के लिए चुनाव किया है, जिस खेत का हमने सिलेक्शन किया है, जी जी, उस खेत में हमने पहले कितने समय से कितना इंसेक्टिसाइड डाला है। यदि कीटनाशक का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है तो उसके कीटनाशक को हम जमीन, उसकी जो सॉइल है, भूमि की जो सॉइल लेके उसे हम जमीन की उसे टेस्ट कराएं, क्या उसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक तो नहीं है। यदि बहुत अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक उसमें अवेलेबल है रहेगा तो निश्चित सी बात है कि वो उसमें जो उत्पाद होगा उसमें भी थोड़ा बहुत मात्रा उसकी जरूर आएगी। जी, क्योंकि जो हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो पहले समय में जो एग्रोकेमिकल्स थे या जो रासायनिक कीटनाशक थे, उन्हें एक टाइम यदि जमीन में डाल दिया जाता था तो लगभग 100 साल तक वो जमीन में बने रहते थे। तो यदि इस तरह के कीटनाशक जो हैवी वाले हैं, जो सिस्टमिक इन नेचर है, तो डायोथायोकार्बोमेट है, साइपरमेथ्रिन है, या जो आपके हम डीडीटी की बात करें, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका यदि उपयोग हुआ है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। उसमें हमारा ऑर्गेनिक खाद की मात्रा को अधिक डाले किसान भाई और 1 से 2 साल उसमें खेती करें, उसके बाद वो पूर्णतया ऑर्गेनिक पर आए। तीसरे साल में जाके उसका जो क्रॉप रोटेशन है वो पूरी तरह से वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन, यानी उसमें कोई भी रेजिडू होने की संभावना नहीं है। यदि बहुत ज्यादा मात्रा उसमें पहले रासायनिक
कीटनाशक के उपयोग ना हो। जी हेम सिंह जी, अब मुझे ये बताएं कि जो उत्पाद हैं वो प्रमाणित कहाँ से करवाएं हमारे किसान? अगर मान लीजिए 3 साल उन्होंने किया और उन्हें अब ये लग रहा है कि उनके खेतों में अब जो उपज है वो जैविक है, तो उपभोक्ता भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि तरह तरह के इसके लिए स्टैंप्स भी हैं जो कि जैविक खेती को प्रमाणित करते हैं, जो पैकेट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम, इसके लिए बहुत सारी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों तरह की लेबोरेटरी हैं जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करती हैं जब किसी जैविक उत्पाद को हम विदेश में भेजते हैं। वो इसीलिए होता है तो उसमें देखते हैं कि कोई कीट, कोई बीमारी या कुछ नहीं है। उसी के साथ साथ हम उसमें रेजिड्यू एनालिसिस भी कराते हैं, जो रासायनिक की MRL वैल्यू देखते हैं कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, अत्याधिक एक लिमिट है, उस तक है तब तो ठीक है, वो उत्पाद आपका ऑर्गेनिक होगा, और उससे ज्यादा है उसकी जो रेजिड्यू है उस फसल में, तो इसके लिए बहुत सारी एग्रो केमिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा कृषि रसायन डिपार्टमेंट का IRI वहां से करा सकते हैं। जी जी, सरकार भी जैविक खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है और प्रधानमंत्री अक्सर अलग अलग मंचों से हमारे किसानों से कहते रहते हैं कि जैविक खेती को अपनाएं, आह्वान करते हैं इसको लेकर। तो हमारी सरकार की तरफ से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को बल देने के लिए किस तरह की सुविधा है, क्या क्या विकल्प हैं? बहुत सारे प्रोग्राम है, जो कृषि विभाग आत्मा का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराती हैं कि वो हमारे किसान भाई को जानकारी दी जाए कि जैविक खेती आप करेंगे तो आपको ये लाभ होंगे। वो इसलिए है कि मान लीजिए हमारा जो सोसाइटी के लिए ही है, ये सब जो भी बना हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी समाज के लिए, कृषि समाजों को देखने, उसके हित को देखने के लिए है। या हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनी हुई है कि हम किसान भाइयों को कैसे से ज्यादा अत्यधिक लाभ पहुंचा सके और उनका ऐसा उत्पाद का हम प्रोडक्शन कराएं जिससे कि वो उत्पाद की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उन्हें मिले। आजकल तो हमारा डबलिंग फार्मर्स इनकम वाला भी प्रोग्राम चल रहा है जिससे कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। तो ये सब इसीलिए है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलाता है टाइम टू टाइम, और हम लोग भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जाते हैं फार्मर को बताते हैं कि यदि आप जैविक खेती करेंगे तो इससे आपका परिवार, जो डॉक्टर्स को पैसा जा रहा है, जो सीधा जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज होता है उसका जो हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, सोसाइटी का पैसा कहाँ जाता है? सीधा डॉक्टर। जी। तो उस पैसे को हम सोचते हैं कि डाइवर्ट हो जाए, यदि एग्रो केमिकल्स को कम कर दें तो बीमारियां कम होंगी, तो हमारे किसान भाइयों का जो है थोड़ा सा लाभ होगा और जो ऑर्गेनिक उत्पाद होगा वहां से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये हमारा ओपिनियन है, इसके बारे में हम कर सकते हैं। जी हेम सिंह जी, अंत में आपसे कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि ये बताएं कि हमारे किसान, मान लीजिए उन्होंने उत्पाद, उनका फसल तो ले ली, उन्होंने उत्पाद भी तैयार कर लिया, लेकिन कई बार मार्केट की समस्या आ जाती है कि वो अपने प्रोडक्ट को एज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट करे, कहाँ पहुंचे, ताकि जो उपभोक्ता है, जो पैसे दे सकता है, उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसमें है मैडम, देखिए उसमें थोड़ा सा एफर्ट किसान को करना पड़ेगा। अभी थोड़ा कोरोना टाइम में अभी एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आया है कि जो गुड़गावा और जो आपका फरीदाबाद और आपका उधर का एरिया है, वहाँ किसान ने डायरेक्ट पैक करने के बाद सब्जी के पैकेट बनाए और डायरेक्ट सप्लाई कहाँ दी? उसने सोसाइटी जो ऑर्गेनिक वाले थे, तो उन्हें उससे कम से कम 5 गुना रेट मिला। जो रेट उसे मिलता था मार्केट में, जो होलसेल में मंडी में जाता था, उससे उसे 5 गुना ज्यादा पैसा मिला। तो वो इस तरह के उपाय उन्हें थे कि बहुत सारे शॉप्स खुले हैं जो केवल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सप्लाई करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिक वाले जो शॉप्स हैं तो वो इसी काम के लिए हैं कि वो प्रोडक्ट को लेते हैं, लेकिन वो मीडिएटर में पैसा बहुत ज्यादा कम हो जाता है किसान का। तो हमारे किसान भाई इस एफर्ट को देखें जहाँ उसे अच्छा मिले। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे सेल करते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करें कि भाई ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसका जो सर्टिफिकेट है वो ये है कि इसकी MRL वैल्यू जो रेजिड्यू है इसमें कम है, तो इसे हम ऑर्गेनिक हम कह सकते हैं, इसे कोई भी कहीं चैलेंज नहीं कर सकता, तो उसका प्रॉफिट होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना किसानों के लिए ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या फिर पहले थोड़ा मार्केट को समझ लें ताकि उन्हें नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। और उपभोक्ता जो है अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और स्वास्थ्य के नाम पर आपको अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। स्वस्थ रहना ही आज के दौर में सबसे ज़रूरी है और हम जान भी रहे हैं कि कैसे कोविड-19 के दौर में हम अपने स्वास्थ्य के महत्व को समझ रहे हैं और ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं, इनकी मांग भी हम लगातार बढ़ते हुए
हुए देख रहे हैं और इसका फ़ायदा हमारे किसान उठा सकते हैं और जो हमारा सपना है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, उसे भी बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेम सिंह जी हमसे बात करने के लिए, चौपाल चर्चा में जुड़ने के लिए और जैविक खेती के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों, हमारे किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज चौपाल चर्चा में अपने किसानों से हम इजाजत लेंगे। चौपाल चर्चा के नए अंक में नए मेहमान के साथ और नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें।